अपोजिशन जमातों के दरमियान आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार रहा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली, सेनेट और काबीना के इजलास भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किए गए हैं और ये जो मामला है उसको वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका से वापसी तक के लिए मौखर किया गया है। जबकि दूसरी जानिब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हुकूमत का कहना है कि आईनी हुकूमत का मिसाक जमहूरियत में भी तस्करा था और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर वो मुसव्विदा तैयार करेंगे जिसमें मुस्लिम लीग नून को भी एतमाद में लिया जाएगा। पहली बात तो ये हुकूमत नहीं है, अरेंजमेंट है जी। और वो जो अरेंजमेंट है उसका यानी ये जैसे आईनी मुसव्विदा नामी कोई चीज़ एक आई थी और किसी को पता ही नहीं किसी को कि किसने बनाया, क्या हुआ, इसी तरह से ये अरेंजमेंट कैसे बन गया रातों रात, ये भी कुछ उसी किस्म की कहानी है। ठीक है ना, ये भी उसी किस्म की कहानी है, तो इसलिए मैं अरेंजमेंट कहता हूँ। अब जो अधूरी बात है कि मिसाक जमहूरियत का जो आपने जिक्र किया जी। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा, ये 2006 में पहले तो एक मुलाकात दुबई में हुई थी जो शहबाज शरीफ साहब गालिबन में था, मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में, और फिर जो है वो हुई थी मई 2006 में लंदन में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे 33-34 ऐसे उसमें शायद पॉइंट से, और फिर उसके बाद दूसरी जमातें जो हैं वो भी चंद जमातों ने उस पर दस्तखत किए थे। तो ये मिसाक जमहूरियत जो है ये साइन हुआ था और उसके कुछ अर्से के बाद टूट गया था, क्योंकि उसमें जब बेनज़ीर साहबा का डायलॉग शुरू हुआ मुशर्रफ साहब से तो ये बिल्कुल टूट गया, और फिर जब NRO एक जारी हुआ तो बिल्कुल ही टूट गया और ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाकायदा ऐलान भी हुआ। लेकिन बहरहाल एक सिलसिला आगे बढ़ा, यानी आप जिसे कहें कि वो एक यानी जमहूरियत एक शक्ल में आगे बढ़ी। इलेक्शन हुए अच्छे बुरे जैसे भी, वो तो चलता रहा सिलसिला सारा आगे। अच्छा, तो वो मिसाक जमहूरियत तो ख़त्म हो चुका है बहुत पहले। उसके बाद एक मरी में भी तो हुआ था मिसाक, जिसके ऊपर सत्तारी साहब ने मेरे प्रोग्राम में आकर कहा था कि ये कोई कुरान और हदीस तो नहीं होता। तो वो तो छोड़ दें, जो मिसाक वो तो सारी बातें पीछे रह गई। अब इशू ये है सारा कि यानी अब पीपल्स पार्टी और JUIF मुसव्वदा तैयार करेगी और वो नून को बताया जाएगा, यानी हुकूमत शायद नून की है जहाँ तक मेरी इतला है, यह अरेंजमेंट में नून शायद उनकी हुकूमत है तैयार पीपल्स पार्टी, और वो करेंगे बाद में उनको बताएंगे। यहाँ ज़रा कहते हैं ना, होल्ड ऑन यार रुक, ऐसा कुछ नहीं, मुझे ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह है ये, जब तक ये वाज़ेह नहीं होगा कि ये अरेंजमेंट बना कैसे, और मैं यहाँ पे हमेशा जिस बात पे मुझे हैरत होती है वो कि नवाज शरीफ साहब ने ये घाटे का सौदा कैसे किया। यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं, एक तो देखें उनको कल यहाँ से बताया गया, यकीनन बताया गया होगा, नवाज शरीफ साहब इस तरह तो नहीं आते ना, हमजा शहबाज साहब, नवाज शरीफ, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब जो मर्जी कर लें, ये उनकी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अब नवाज शरीफ साहब को बुला लिया इधर कि जी रात के वक्त जो है वो दस्तखत होने जा रहे हैं और सब तय हो गया और नंबर हमारे पास हैं, और पास नहीं है, उससे भी ज़्यादा हैं, यानी जितने चाहिए उससे भी ज़्यादा हैं। यानी जैसे कुछ इस मुल्क में एलीट ने दौलत इकट्ठी की हुई है ना बदल में उसी तरह से हमारे पास नंबर से भी ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है भाई, आप आए, अजीब मामला हुआ। पता नहीं वो मौलाना साहब के घर उन्होंने जाना था, उनकी तो दो मुतदाद खबरें हैं कि ये कि उधर से मैसेज आ गया कि अपना आए, मैं आ रहा हूँ। एक ये है कि शायद वो उन्होंने खुद जाना मुनासिब नहीं समझा होगा। तो बात ये है कि अब इसमें अच्छा, मौलाना साहब जो हैं उन्होंने वो किसी किस्म का इस पर लचक का मुजाहरा, मेरा अपना ख्याल ये, क्योंकि मैं मौलाना साहब को जितनी आज लोगों की मुबारकबादें आई हैं जो मेरी इतला है, और आम लोगों की तरफ से, लोगों यानी उनके जो रहनुमाओं को आम लोगों की तरफ से मुबारकबाद आई है इस बात पे कि आपने ये फ़ैसला किया। और यहाँ पे यहाँ तक
मौलाना साहब को बड़ी ऑफर्स हुई, बड़ी ऑफर्स, फिर वो धमकियों में तब्दील हुई, खामोश, ठीक है, फिर वो ऑफर्स हुई, फिर धमकियाँ, फिर ऑफर्स, फिर धमकियाँ। मौलाना साहब अपनी जगह बिल्कुल खड़े रहे हैं और अभी तक वो उनकी तरफ से कोई लचक नहीं। और इनका ये ख्याल था इस अरेंजमेंट में कि जैसे हम एक दूसरे के साथ मामला तय करके और आगे पीछे और ठीक है ये कर कर आके और वो नहीं राजी हो रहा वो। इसमें भी आप ये देखें, इसमें आप ये देखें कि कई शख्सियत ऐसी हैं जो इस मामले पे खुश नज़र नहीं आती आपको। मतलब मैं एक वाइल्ड गेस के तौर पे मुझे अयाज सादिक साहब जितनी दफ़ा आज भी वो जब मौजूद थे, इस तमाम जो भी कुछ हुआ है पिछले कुछ अरसे में, अयाज सादिक साहब खुश नहीं थे। बल्कि उस दिन भी उन्होंने कहा कि मैं बहुत अजब महसूस करता हूँ कि मेरी मौजूदगी में यहाँ पे पार्लियामेंट में ऐसा हुआ। इसी तरह से मुझे मेरा गुमान ये है कि अच्छा देखें आप इसमें ये देखें कि ये सारी शख्सियत जो हैं 8 अक्टूबर के इलेक्शंस के बाद ये तो नाराज़ होकर बैठ गए थे ना, उसके बाद कोई मशीर बन गई। लेकिन आप ये देखें कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपने आप को अलग रखा हुआ है, वो सेटअप में नहीं आए। मतलब कुछ असूलों पे सियासत में इंसान खड़ा होता है। जब ये वकला की तहरीक चल रही थी तो एतजाज एहसन साहब का अपना एक स्टांस था, अचकज़ई साहब, खान साहब, इमरान खान साहब और साथ उसके जो एतजाज एहसन साहब, इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था कि जब तक बहाल नहीं होंगे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी पार्टी में वो रहते हुए उन्होंने अपने स्टांस पे, और मुस्लिम लीग ने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया था। जरदारी साहब ने कहा कि मैं ठीक है, उन्होंने हिस्सा ले लिया था फौरन, हालांकि वो उससे पहले ये तय हुआ था कि वो हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ले लिया था। जो भी प्रेशर्स थे अंदर बाहर जाए छोड़ें बाहर। अब इसमें इशू ये है सारा कि वो शख्सियत, ये अब छोड़ दें कि अदालतें ये इनको 70-80 हज़ार मुकदमात की फिक्र है। 70-80 हज़ार में से कोई 10-15 हज़ार तो इनके ऊपर हैं। कुछ तो बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, मैं केस किसका नाम लूँ, बड़े प्रिंसिपल स्टांस के रखते हुए लोग हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉपर कंटुट्टे हैं। और जिस दिन आप ये आईपीपीस का स्कैंडल ले आए सामने तो ये अरेंजमेंट गिर जाएगा अक्रॉस द बोर्ड। कोई उधर से उधर छुप जाता है, कभी कोई पीटीआई में घुस जाता है, कभी कोई जो है वो नून में घुस जाता है, कभी कोई आज़ाद हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाते हैं ये। और उसमें जो है पार्टी वो में बड़े अच्छे लोग हैं इनके, उनको पीछे फेंका होता है, आगे पीछे। और ये इसमें ये भूल गए हैं सारे, ये इंटर एलिट लड़ाई हो रही है ना, एलिट लड़ रही है आपस में, एलिट का आपस में टकराव हो रहा है, ठीक है, गाड़ियां, चीजें, पैसा, एलिट लड़ रही है आपस में। कुछ उसमें कारकुन है, कुछ उसमें हमेशा। इशू ये है कि मुल्क के मसाइल के हैं, सबसे बड़ा मसला इकॉनमी, और इकॉनमी उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक इस मुल्क में एहतसाब नहीं होगा। और आईपीपीस और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, मैं देखिए उस दिन ये बात कह रहा हूं और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि जो मैं कभी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई DGISPR से, ना उनके महकमे के किसी शख्सियत से, दूर दूर तक यानी इस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन मुझे इस बात का ये खुदा जाने क्यों ये गुमान है कि उनका जो बयानिया आखिरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि एहतसाब जो है रुथलेस अकाउंटेबिलिटी हम अपने अदारे में करने जा रहे हैं और कर चुके हैं शुरू, और हम बाकी अदारों से भी
ये तवक्को करते हैं कि वो अपने अपने अदारों में अकाउंटेबिलिटी करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वहां से मैसेज एक एक मैं आपसे इसको मैंने शायद हो सकता है मैंने मुकम्मल गलत इसको रीड किया हो, लेकिन बहरहाल मैंने इसको ऐसे समझा है इस बात को। अब आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है मुल्क में सबसे बड़ा प्रायोरिटी का इशू क्या है? ये आईनी अदालत। ओ भाई, आईनी अदालत बननी चाहिए इसमें रातों रात। आखिर क्या इतना तो कोई बताए वो। अच्छा, वो जो पब्लिक में मुसव्वदा आया है शायद वो है ही नहीं। एक ये बात भी चल रही है कि जो पब्लिक में आया है वो जो चल रहा है हर तरफ हाथों में सबके, वो शायद है ही नहीं, असल कोई और है, फिर कुछ और था, पता नहीं क्या, खुदा जाने क्या। और इशू ये है सारा कि उसमें जो डर है, डर और खौफ ये है कि ये जो ना पूरा सिस्टम एक ऐसे जैसे होता है ना वो। और मैं जमहूरियत की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ना पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। इसमें टुट्टा भी जब मैं कह रहा हूँ तो पार्लियामेंटेरियंस को नहीं कह रहा, इस सिस्टम के अंदर। सिस्टम से मुराद ये है कि किसी ने किसी पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई कई फाइल्स है। ममनूआ बोर के लाइसेंस साइन करवाते हैं जाके एमएनए और एमपी से, कैसे? और यहाँ पर जो है आप ये देखें कि यानी बड़ी मुश्किलों से जो है वो वफादारी के ऊपर इसको बाकी वो लोग आ जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े पुराने जो लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, नए लोग पैसा लगा के आगे आ जाते हैं। अजीब, एक अजीब सर, बिल्कुल जनाब। आप भूल जाते हैं कि यार इससे मैं पिछली दफ़ा मिला था किस पार्टी में था। कई दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार एक मिनट ठहरो, ये कैसे हो गया? पता चला कि वो उधर हैं लेकिन अभी तक राब्ते हैं, क्योंकि वो पीछे जो एलीट बैठी है वो इंटरकनेक्टेड है आपस में। कोई वकील है, कोई अदालत में है, कोई सियासत में है, वो और ये मकड़ी का जाला है, ये इनका काम है। तो ये कानून अवाम के लिए अवाम, एक मिनट ज़रा, अवाम के मसाइल के लिए जाग रहे थे कल सारे लोग। और मैं हैरान हूँ, देखें उसमें अगर एक बात भी ऐसी होती ना, एक बात भी ऐसी करते कल या परसों या 2-3 दिनों में, कि जिसमें बात होती कि हम देखें जी, बात यह है कि जायज़ा लिया इतने केसेस का और इतने, ये बात पहले करते हैं ना, हम करके दिखाएंगे। अब ये गुस्सा, बाकी लोग देखें, मैं एयाज सादिक साहब की बात की, आप नोट करें, राना सनाउल्लाह साहब पॉलिटिकल कारकुन हैं, ठीक है, वो भी ज़रा आपने देखा, हालांकि उनके शख्सियत से ज़ाहिर होता है कि बड़ा वो जो होता है ना, एक ख़ास उनका स्टाइल है, मगर वो बड़े धीमे मिजाज के हैं वैसे भी। अच्छा, वो भी आप देखें कि उन्होंने भी, और सियासी कारकुन है खामोशी से, कि वो भी उन्होंने इस तरह से, कुछ लोग तो ऐसे, ओ भाई 2-3 शख्सियात तो मैं हैरान हूँ उनको देखें, उनको क्या हो गया। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब का भी स्टाइल है, लेकिन वो शुरू से उनका तो एक स्टाइल, वो मुशर्रफ साहब की पार्लियामेंट का भी उनका पुराना चलता रहता है, वो होता है ना बात। तभी बात जो नए कुछ शख्सियात सामने आई हैं मंजना, वो तो ऐसे है भैया, एक मिनट यार, ये होगा, ये कर देंगे, ऐसे फलां होगा। बिजली, आईपीपीस, ये मिनी बजट, इतना पैसा है इनके पास, ठीक है। ये वो मुराद सईद साहब ने वो उसको, चूंकि सारा ही वो तो बयान खत्म हो गया ना, वो सारा वो नैब तो फिर पोलिटिसाइज हो गई पिछले दौर में भी, जावेद इकबाल साहब के दौर में भी। तो वो कौन सा लूटी दौलत में आना था, क्या आना था, वो सब कोई उधर घुस गया, कोई उधर घुस गया। अब यकीन खान सब कहते हैं कि भाई गलती हुई बहुत बड़ी, उस वक्त कोई आईपीपी बन गई कुछ। बहरहाल इशू ये है कि अकाउंटेबिलिटी। दूसरा ये है, अब मुझे बताएं ना कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं जी, तो लेकिन 2 जो हुकूमतें नहीं हैं पिछली, वो 2 वज़ीर आला तो उनके रहे हैं ना। अब वो कितना प्रॉब्लम है उनके लिए भी। वो पीटीआई में 2 वज़ीर आला छोड़ के चले गए पुराने, एक वज़ीर आला पंजाब के, वो हैं ही, उन्हें नज़र ही नहीं है जब तक सूरज चांद रहेगा, वो झील के किनारे पता नहीं कहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब। तो बात यह है कि ये धड़का लगा हुआ है कि ये कहीं
ऐसा तो नहीं कि ये सिस्टम, अब इनको मैंने कहा था, मैं 4-5 दिन से कह रहा हूँ कि इनको एहसास हो रहा है कि सिस्टम हिल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं हिलेगा, दलील होके जाएगा ये सिस्टम। और इसमें इसको रोक नहीं सकेंगे, इसको नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि मुकाबले पे अवाम है, इनका मुकाबला पब्लिक से। असल में हुआ ये है कि सामने पब्लिक टकर गई है। कभी आप मुझे बताएं, कभी ये इनको एहसास हुआ है कि लोग क्या सोच रहे? नहीं। मौलाना साहब, मैंने आपसे कहा ना, अच्छा देखें उधर इस वक्त में खान साहब ने अगर किसी को, जो ये कहते रहे बार बार कि मौलाना साहब को, और बात दुरुस्त है बिल्कुल, कई दफ़ा मेरी 2-3 दफ़ा मौलाना साहब से बात हुई इस मामले पे, तो मौलाना साहब मुझे कहते थे कि यार ये तो मेरा दोस्त था, खान साहब के बारे में, ये मेरा दोस्त था यार, इसको ये क्यों इस तरह से नाम। अच्छा, मैंने फिर था कि खान साहब को 2-3 दफ़ा, वो कहते हैं यार मैं ठीक है मगर देखो ना वो पब्लिक एंजॉय कर। मैंने कहा नाम आप, अब देखिए इस वक्त में मौलाना साहब साथ खड़े हुए हैं, इशू ये है सारा कि ये जो एलीट है ना, ये छोड़ दें कि इसमें कौन सी पार्टी है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टियां तो ज़बरदस्त, उनमें तो कारकुन और आइडियोलॉजी। ये जो एलीट है ना, इसके पीछे पब्लिक लग गई है और लोगों के आंखों में खून उतरा हुआ है कि एलीट, ये लोग जो डॉलरों में पैसा खाते रहे हैं हमारा 1994 से 92 से लेके आज तक, यानी मेरे घर में जो बिल आता है उस वो तो मेरे लिए अजाब है, उसका एक हिस्सा जो है वो ये बहा ले जाते हैं डॉलरों में, चाहे बिजली पैदा हो या ना हो जी। और हर थोड़े अरसे के बाद मिनी बजट ले आते हैं। तो बात सारी ये है कि ये कैसे, ये अदालती इस्लाहात थोड़ी सी भी कोई अच्छी सी आवाम के लिए चीज़, ये कल से अवाम आ गए हैं दरमियान में, कल रात तक अवाम नहीं थे, कल तक जो है ना अवाम नहीं थे। और मैं तो हमेशा बड़ा यानी आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं एक बड़े मुनासिब वज़ीर कानून है, ठीक है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मामला जो भी हो, जो भी मामला हो, सही हो गलत हो आगे हो पीछे हो जैसे भी हो, जो शाह महमूद कुरैशी रिज़ाइन कर गए थे, ये किसने ड्राफ्ट किया है? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रिज़ाइन करे ना, मैं हम कोई डिमांड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सही बात सामने तो आ सकती है ना कि क्या हुआ, आखिर आ जाएगी सही बात सामने, तो क्या हुआ, इनके साथ हाथ हो गया क्या। और नवाज शरीफ साहब को बताने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये सारी उनकी हुकूमत है और उनकी हुकूमत के लिए किस कदर एक अजीबोगरीब मामला है कि अच्छा पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, वो मौलाना साहब के पास जा रहे हैं, अजीब मामला है। यानी जितना दफ़ा नून गई है उससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी जा रही है। ये हुकूमत किसकी है? कि सिस्टम में गड़बड़ है ना। अभी आप देखें, करारदाद करवाएं पास और अदालतों के अंदर चेंजेस करवाएं कह रहे थे अब करवा के दिखाए, अब गंडा से लेके खड़ा 2-3 लोग, ये नहीं मैं इनकी बात कर रहा, वो जो है भाई, आप आवाम का भी तो सोचें, पब्लिक भी तो कहीं एग्जिस्ट करती है, तो आईनी अदालत बनेगी। ये IPPS के मुआहदे क्यों नहीं लेकर आते सबसे पहले अदालत में? अच्छा जज साहबान के पीछे लग जाते हैं भाई, यार उनको वो जज साहिबान है, उनको अपने काब वो उसका है, वो इतना पोलराइज, इन्होंने सब पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। इशू ये नहीं है ही नहीं इशू ये है कि आपने बिल कैसे ठीक करने हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी कैसे करनी है अक्रॉस, और ये नैब, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ख़त्म करें, आप अकाउंटेबिलिटी करें, आप उसमें से जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बगैर तो सियासत आ गई, लेकिन आप उसमें जराइम पेशा अफराद कैसे आ सकते हैं? कारकुन अच्छे ज़बरदस्त बैठे हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं थे वरना हम इलेक्शन जीत जाते। लोगों के पास नहीं होते। हकीकत में एक इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम है? वैसे एक इलेक्शन कोई इस मुल्क में कोई लड़ सकता है इस वक्त इन हालात में? इलेक्शन इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों अरबों कमाते हैं, एक धंधा सा बना हुआ है ना। अच्छा अब बहरहाल तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे बैठ के इनको पहले खुद इस अरेंजमेंट को आपस में बैठने, अच्छा नवाज शरीफ जरदारी साहब से नहीं मिलते, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जरदारी साहब से नहीं मिलते, बातचीत बंद है,
ये पता नहीं शायद शुरू हो गई, इसहाक डार साहब बीच में ज़ाहिर है वो करते हैं, जरदारी साहब उनसे बात कर लेते हैं। तो मसला ये है कि ये नवाज शरीफ साहब को देखना है। मैं फिर बात ये कहता हूँ कि असल में नवाज शरीफ साहब को देखना है कि ये घाटे का सौदा उन्होंने कैसे किया है, कि वो जो है उनके, आप देखें ना कि उनकी तरफ से सिर्फ अगर कोई बात कर रहा है इस वक्त तो आज़म नीरी तरार साहब कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ज़ाहिर है वो पुराने उनके रफ़ीक हैं, वो उनका स्टाइल है बात करने का, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आप ये देखें, सबसे पहले तो ये पता चले ना कि ये कैसे बना कि जी वो उनकी हुकूमत नहीं होगी, मतलब हुकूमत इनकी होगी, उनके आइनी ओहदे होंगे, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव हैं। कैसे, क्या इसका कोई सर पैर, वो फिर अलग से ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर वो नून से शेयर होगा। ये सियासतदान सीनियर हमारे पार्लियामेंट के लोग, ये पार्लियामेंट जो कल तमाशा लगा है, ये मुल्क के अदालतें बनाने जा रहे हैं ये लोग। अब देखें कल तमाशा क्या हुआ है, कल ऐसे लग रहा था जैसे जज साहिबान जो हैं, मोहतरम जज साहिबान, अब उसकी मुल्क का जो निज़ाम अदल है या जो जज साहिबान हैं, मतलब उनकी ज़िंदगियों का, उनके मुस्तकबिल का, अदालतों का, उनका ये फैसला करने जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये कौन होते हैं और तौहीन है भाई, अदालतें। तो मैं तो अब यकीन करें कल लोग पनाह मांग रहे थे अपनी अल्लाह से कि ये क्या इस मुल्क में होने जा रहा है, और ये नहीं हुआ। लेकिन नवाज शरीफ साहब को देखना है कि उनकी हुकूमत कैसे चल रही है। पहले तो वो ये देखें कि उनके साथ तो नहीं कोई हाथ हो गया, और फिर ये देखें कि बार बार अगर हो रहा है तो फिर ये क्यों हो रहा है। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कहना चाह रहा, ठीक है कि वो तशरीफ़ ले आए यहाँ पे, उनको कहा है कि नंबर ही पूरे नहीं है, और तो खबर चली कि वो जा रहे हैं मिलने के लिए। तो नवाज शरीफ साहब ने क्या, मतलब वो आए यहाँ से तो उनको क्या कहा गया कि आप आ जाएं और नंबर पूरे हैं, ज़्यादा हो गए हैं। वो यहाँ आके फिर उनको कहा गया कि अब आप भी चलें घर पे। इस तरह ये कभी यार मौलाना साहब, वैसे मौलाना साहब भी कल सोच रहे होंगे कि वक्त यहीं ठहर जाए, ऐसे ही वक्त रुक जाए अपनी जगह, साकत हो जाए, ये गाड़ियाँ, ये लोग सारे बार बार लाइन लगा के खड़े हुए हैं, टिकट कटाओ, लाइन बनाओ। मतलब मौलाना साहब भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है। यार बैठे मौलाना साहब आराम से, तो वो थक गए थे बहुत ज़्यादा रात को, जाहिर है कि सारा दिन वो 12। तो ये जो है ना, एहतसाब करें और ये अदालतों के चक्करों में अपने आप को बचाने की कोशिश ना करें, ना अदालतों के पीछे ना किसी और अदारे के पीछे। अपने आप को, कानून जैसे चल रहा है मुल्क का, ये यही, और पब्लिक अब है सामने, अवाम क्या सोच रहे हैं। अवाम जाए जानो, हमारे साथ तो आपको पता है ना, वो भी है तो ये भी है, तो भाई अवाम नहीं है स्टेक होल्डर अदालती निज़ाम में। अच्छा, अब आ जाए जनाब, 2 महीने के अंदर अंदर दूसरी दफ़ा सदर ट्रंप के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, और रायन रॉथ 58 साल, उसको पकड़ लिया है सीक्रेट सर्विस ने। उसने गोलियां चलाई। इससे पहले जो हुआ था, जब रैली से एड्रेस कर रहे थे तो गोली मार दी गई थी, मर गया था बंदा। इसको पकड़ लिया है सीक्रेट सर्विस ने। ये भाग रहा था तो हाईवे पे इसको गाड़ी में पकड़ लिया। 58 साल इसकी उम्र है, और ये जो है ये 2 महीने में दूसरी एसेसिनेशन अटेम्प्ट हुई है फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं, जो कि बहुत ही वायलेंट दुनिया हो गई है अमेरिका का माशरा, ये हुआ नहीं है इस तरह कभी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो है वो कंडेम किया, जो नायब सदर हैं और जो कैमला हैरिस और अभी जो सदारती उम्मीदवार, उन्होंने कंडेम किया इसको। जेडी वांस तो ज़ाहिर फ़ोन पे बात हुई। अभी जो एक्टिंग वहाँ पे सीक्रेट सर्विस के हेड हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और ये जो है ये उस वक्त पोलो खेल रहे थे। इनकी जो रिहाइश गाह है फ्लोरिडा में, वहाँ पर ये उस वक्त जब अटैक हुआ वो छुपा हुआ था झाड़ियों में, वो झाड़ियों में छुपा हुआ था जिसने गोलियां चलाईं। और ये मेरा लोगो का जो इनके पाम बीच फ्लोरिडा पे इनकी रिहाइश गाह है, वहाँ पर ये गोल्फ़ खेल रहे थे, और गोल्फ़ खेलते खेलते जो है वो
उसमें बाकायदा वो 5th और 6th होल के दरमियान, मेरा ख्याल है 18 होल्स का ही होगा ये गोल्फ में 18 होल्स होते हैं गालिबन, वैसे कुछ 9 भी होते हैं लेकिन 18। स्कॉटलैंड का खेल है और बड़ा, एक पाबंदी लगी थी इस पर एक ज़माने में कि गोल्फ खेलते हुए जो है ना वो स्कॉटलैंड में पाबंदी लगा दी गई थी कि ये 16वीं सदी में कि ये तीरंदाजी इससे ख़राब होती है, वहाँ एक्सरसाइजेज होती थी फौज की, तो गोल्फ खेल रहे होते थे चढ़िए लेके, कोई चाइना, नीदरलैंड, मुख्तलिफ जगहों से। तो बहरहाल ये है कि ये इनका गोल्फ क्लब है, ट्रम्प इंटरनेशनल गोल्फ क्लब शायद। वहाँ पर वो झाड़ियों में छुपा हुआ था बंदा, गोलियां उसने चलाई, सीक्रेट सर्विस ने फ़ौरन घेरा, उनके गार्ड्स ने घेरा इनको, यानी इनको सिक्योर किया प्रेसिडेंट ट्रम्प को। वो हाईवे पे भागा, उसको पकड़ा, और ये जो बंदा है ये यूक्रेन का बहुत ज़बरदस्त हामी है। यानी इसने जो है अपने आप को पेश किया कि मैं यूक्रेन जाके लड़ना चाहता हूँ। जो शुरू में आपको याद होगा, वो जब यूक्रेन की जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया से वो लोगों ने कहा था हम यूक्रेन के साथ आके मिल के जाएंगे और रशिया से लड़ेंगे। ये उन लोगों में एक था, और ये पहुंच गया, यूक्रेन पहुंच गया। यूक्रेन पहुंचा तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है और तुम तो सेहतमंद भी नहीं हो, तुम कैसे लड़ सकते हो, और तुमने कभी सर्व भी नहीं किया किसी फौज वगैरह में, कंस्ट्रक्शन का काम करता था ये। उसके बाद ये वहाँ पे जो मैदान है, यानी जो मैदान वो जो केव के अंदर, तो वहाँ पर इसने जो है वो एक टेंट लगा के और ये बैठ गया, और जो वहाँ लोग आते थे उनको $1200 ही देता था। और उस ज़माने में इसने न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी भी की, और स्टोरी में इसने जिन लोगों से उन्होंने बात की उसमें ये भी था, और अगर हम उसका क्लिप दिखा सकें उस स्टोरी का, तो वो स्टोरी में बाकायदा इससे बात हुई। ये वहाँ यूक्रेन का झंडा लेके ये घूमता रहता था, और ये जो है इसने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में इसने कहा कि भाई ये जो है ना, ये रायन रॉथ, और ये इंटरव्यू है 2022 का, तो इसने कहा कि ये वहाँ पे सीकिंग रिक्रूट्स अमंग द अफगान सोल्जर्स, ये अफगानिस्तान में जो अफगान सोल्जर थे जो तालिबान से की वजह से अफगानिस्तान से निकल गए थे, उनको तलाश कर रहा था कि वो कहीं मिल जाएं तो मैं उनको पैसे देके और रशिया के खिलाफ भेज दूं। वो मिले नहीं। उसके बाद वहाँ की इंटेलिजेंस जो है यूक्रेन की, उन्होंने इसको देख के गालिबन कहा कि ये तो कोई पागल सा आदमी है, इसको यहाँ से निकालो, भेजो। ये वापस आ गया। वापस आके फिर ये इतना ज़्यादा यूक्रेन, इन्हीं कॉम्प्लेक्स साइको सा केस है, लेकिन मसला ये है कि फिर AK-47 और इसके जो वहाँ पे बैकपैक्स वगैरह जो झाड़ियों से मिले हैं, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये अरेस्ट हो गया, यानी इससे पहले ये था कि भाई वो JFK की तरह जो जिसने मारा उसको भी मार दिया, फिर उसके बीच में जो आया उसको भी मार दिया, तो ये पकड़ा गया है, अभी अरेस्ट हो गया। और सीक्रेट सर्विस जो है जिसके पहले डायरेक्टर का रेजिग्नेशन आ गया था, अब उसके जो एक्टिंग नए डायरेक्टर हैं वो ट्रम्प के साथ बैठे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है मुकम्मल तौर पे, बंदा गिरफ्त अरेस्ट हो गया है। लेकिन आप ये देखें कि कितना वायलेंस आ गया है अमेरिका के अंदर। एक तो उनकी सेकंड अमेंडमेंट ख़त्म नहीं हो सकती, ये हमारी तरह का आइन नहीं है ना कि खड़े होके और वो बदल दो। मतलब आप समझ लें कि उनकी करारदाद मकासद के अंदर ये है कि गन रखनी है आपने, मतलब वो चाहे भी तो नहीं चेंज हो सके। मतलब एक अजीब उनका ये है गन लॉ कि वो मतलब अब वो कभी कुछ स्कूलों में बच्चों को मार देते हैं, कहीं कहीं मार देते हैं। वो कानून ऐसा है कि वो उसकी तब्दीली जो है वो एक अजाब बनी हुई है। अब ये जनाब बंदूकें ले लेके घूम रहे हैं लोग, और प्रेसिडेंट के ऊपर, ट्रम्प के ऊपर सेकंड अटेम्प्ट होना 2 महीने के अंदर अंदर, अभी रैलीज होनी है, अभी लोगों में जाना है, ये सीरियस है, बहुत सीरियस है। तो इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान भी उन बेशुमार दुनिया के मुल्कों में है जहाँ से ये कंडेम हुआ है वाक़या कि भाई वायलेंस कैसा आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, इतना अच्छा ये पोलराइजेशन भी नहीं है, ये एक पागल सा साइको सा आदमी है, इसकी हिस्ट्री देखें। लेकिन असल बात है कि पकड़ा गया है। जो पकड़ा गया है तो वहाँ से क्लू मिलेगा कि भाई ये बंदा जो है ये यूक्रेन गया, फिर वापस आया, फिर ढूंढ रहा था लोगों को, और फिर ये ट्रम्प का जो स्टांस है ना, अच्छा ट्रम्प का सपोर्टर भी था, लेकिन ट्रम्प का जो स्टांस है ना कि मैं तो जंग को ख़त्म करवा दूंगा, मैं यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करूंगा और मैं ना इसमें रशिया को सपोर्ट करूंगा, मैं ये जंगबंदी कराऊंगा। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पॉलिटिकल आइडिया है वो अपनी जो आप एसेसिनेशन के लिए कूद गया बंदा, मतलब ये तो हॉरिफाइंग।
ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब तो डिस्कस करते ये हैं। एग्जैक्टली वक्फा ने उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे इस मुल्क के सारे मसाइल का हल एहतिसाब है। इकोनॉमी ठीक होगी। अच्छा, एहतिसाब से मुराद वो मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा कि जिसके तहत पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एलीट कैप्चर है ना, हर कुछ महीनों के बाद ये लफ्ज़ हमारे सामने आ जाता है, एलीट कैप्चर, कि मुल्क के जो भी वसाइल हैं उस पर कब्जा है लोग, और वो जो हैं उनको, और उनके पास इतना पैसा है जितना शायद मुल्क के ख़जाने में नहीं है, और वो आपको नज़र आता है, ठीक है, और वो मतलब आपको नज़र आता है ना, चाहिए खाने फलाने, ये पब्लिक के पैसों पे हो रहा है ना सारा, और कोई खर्चा कम करने को तैयार नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। ये अब इशू ये है सारा कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये है कि उसके नतीजे में इकॉनमी ठीक होगी, उसमें पॉलिटिक्स ठीक होगी, उसमें उसके नतीजे में बहुत कुछ होगा, तालीमी निज़ाम ठीक होगा, उसके नतीजे में हॉस्पिटल्स ठीक होंगे, उसके बहुत कुछ होगा। अब अभी IMF से मामला आपका चल रहा है ना, इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वही मैं बात कहता हूँ ना, कुएं में एक जानवर पड़ा है तो उसको आप निकालेंगे तो मामला आ गया। ये एहतसाब करें ना, अदालतें तो निज़ाम यानी जजा और सज़ा के लिए हैं, पार्लियामेंट का हक है, उसका हक क्या ताल्लुक है? अवाम के नुमाइंदे जो हैं वो बिल्कुल हैं, मगर ये अवाम की नुमाइंदगी हो रही थी, ये जो आइनी तरामीम तैयार हो रही थी सारी, एक आइनी अदालत होगी तो ये होगा, वो भाई मतलब शऊर है लोगों में, लोग, और मैं बताऊं अब लोगों को आप बेवकूफ़ भी नहीं ज़्यादा बना सकते किसी भी तरह से। कोई बयान नहीं है एक है सिर्फ कि भाई मसाइल हल करो, हमारे को किसी तरह से इश्यूज ख़त्म करो, करप्शन ख़त्म करो, ये बयान ही है कि मुल्क के अंदर। मैंने कहा पब्लिक बमुकाबला एलीट, ये इस तरह हो रहा है। अच्छा, ये अब आ जाए इधर, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर अटैक देखें, ये एवतोमात कलशोम्फिका करके है, ये AK जो लफ्ज़ है ना, AK-47, और ये मिखाइल क्लाशिनकोफ एक साहब थे रशिया के, जिनके नाम से क्लाशिनकोफ जो गन्स हैं वो मशहूर हैं। 2013 में इनकी डेथ हुई थी, और इन्होंने ये बनाई थी क्लाशिनकोफ एक उनका नाम है जिनके नाम पे ये बंदूक है जो गन है, और AK-47 भी उसी का है, लेकिन वो ज़ाहिर है क्लाशिनकोफ कहेंगे तो एकदम से वही होता है कि सोवियत यूनियन ने तैयार किया था, तो बाहर सबसे ज़्यादा जो इससे इस्तेमाल होता है। AK-47 का अटैक हुआ, बच गए वो। दूसरा जो बड़ा इवेंट है वो ये है कि ये रशिया अब आगे कर्ज की तरफ बढ़ रहा है, और वो जाहिर है कि वो यूक्रेन उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा, आर्म्स वगैरह बाकी भी जो मामलात हैं वो रुक गए। जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस है वो ये है कि इस हफ्ते में पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से जो है वो यहाँ पे सीज फायर जंगबंदी माहिदा जो है वो आगे बढ़े, और ये जंगबंदी माहिदा, ये ख़ास तौर पे जो लिबनान के साथ इस वक्त फिर शहीद हुए हैं बहुत से बच्चे और बहुत से लोग, इमास हुस्टन जो हैं वो पहुँचे हुए हैं इसराइल, जो नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं वाइट हाउस के, और एक साहब हैं जिनका नाम है गेरसोन बेस्किन। अब ये जो गेरसोन बेस्किन हैं, ये एक राइटर हैं, यानी लिखारी हैं, किताबें भी इनके लिखी हैं, और ये अमन के हवाले से ये लंदन में मुकीम है, पीस की बात करते हैं, लेकिन ये जो हैं ये वो शख्सियत हैं जो इसराइल और हमास के दरमियान बैक चैनल्स पे काम करते रहे हैं पिछले साल अक्टूबर तक, और जो गलीद शालिद जो रहा हुए थे, जो एक इसराइल का एक फ़ौजी जो पकड़ लिया था हमास ने, उसको जो रिहा किया था, इसके बदले में 1000 कैदी छुड़वाए थे, तो वो उस मुआहदे के पीछे भी ये थे। अच्छा, ये जो गेरसन बेस्किन है, और ये जो है इनका इंतहाई अहम किरदार था रिहाई में, और अभी अपनी वहाँ पे एक बड़ी NGO वगैरह भी रन करते हैं, और ये 20 स्लाइड इनके नाम से जिन्होंने देखना हो, इनकाउंटर पीस, ये गेरसन बेस्किन की ये वेबसाइट है, उसके ऊपर ये इनका अपना, ये इन्होंने भी
ये ख़त्म हो गया था खैर सारा मामला। तो ये इनकी वेबसाइट है, ये उसके ऊपर ये काफ़ी फ़ाल हैं। इन्होंने ये कहा है टर्की में, ये टर्किश मीडिया से और बाकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि बैकडोर चैनल जो है वो कामयाब हो गया है और तीनों जो फेजेस हैं उसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ी है। यही इंडिकेटर जो हैं ये अमेरिका और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से आ रहे हैं इंडिकेटर्स। अभी कोई ख़बर एज सच नहीं है। वो तो गैलेंट जो है उन्होंने ये बयान दे दिया कि भाई अब जो है ये हमारे ऑप्शंस ख़त्म हो रहे जाए। वज़ीर दिफा ने बयान दे दिया कि हमारे पास नॉर्थ में ऑप्शन नहीं है लड़ने का। वज़ीर दिफा जो है तो उनको नेतन्याहू हटाने का सोच रहे हैं। अभी तो ये सूरत हाल है कि वो नेतन्याहू तो आखिरी, क्योंकि वो थ्रो अंडर द बस वाला आखिर में होगा ना कि या तो एक आदमी से। उधर मशरिक़ वुस्ता में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है ख़ासतौर पर अरब ममालिक में, और वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब परेशानी भी है कि हुती जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने फायर कर दिया जो कि तल अवीव पे जाके गिरा, उनके सारे डिफेंस सिस्टम को तोड़ता हुआ। तो ये भी एक इश्यूज़ हैं जो कि इस जंग के नतीजे में, अच्छा इनका कोई लिंक आपको पता है कि वहाँ से भी निकल आया था कि जो कज़ाक आए थे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो वहाँ पे सोमालिया और वो ले गए थे उठा के। तो ये एक बड़ा अजीब सा यहाँ पे अगर इसको जंग को बंद करके और ये बाकी मामलात को अगर तय करें इस वक्त जंग की जाहिरियत है तो कत्ले आम है ना। आज भी बच्चे तो कह रहे उधर हम अब हमास तो ख़त्म कर दी है, अब हम हिजबुल्लाह से लड़ेंगे। तो पागल किस्म का आदमी बैठ गए हैं दुनिया में। बाज़ लोग जगहों पे उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से समझाया जाए, तो वो डरा भी हुआ है। अब वो ये है कि अगर सीज़ फायर होता है और अब किस बात पे कि जी फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे बैठेंगे, उधर बैठेंगे, ये करेंगे, वो वेस्ट बैंक आगे पीछे, उनकी फ़ौज उनकी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। उनको पता है कि अब इसके बाद देखिए ना ये जो एरो 3 और ये तो मतलब है कि पूरा एक मुल्क हिला हुआ है ना इस वक्त कि भाई आगे व्हाट नेक्स्ट। तो पहले तो सीज़ फायर हो, पहले तो प्रेसिडेंट बाइडेन सीज़ फायर करवाएं, एंडोर्स करें इसको, रशिया भी, चाइना भी, सारी दुनिया। स्पेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए स्पेन ने कैसे हर मुल्क दुनिया का अपने अपने तौर पे काम करे। यूएई जो है वो सबसे ज़्यादा जिन मुल्कों में पेशेंट्स की ट्रीटमेंट हो रही है, ये जो वुंडेड पेशेंट्स की गज़ा के, वो उनमें एक यूएई है। सऊदी अरेबिया आप देखिए कितना आगे, टर्की कितना आगे, मतलब अब और यूरोप जितना आगे गया। और ख़ुद वहाँ पे एक इशू बना हुआ है इस वक्त प्रेसिडेंशियल डिबेट में बहुत बड़ा कि आपने कैसे करना है। उधर तो फौजी लड़ रहे हैं ना यूक्रेन की जंग में, यहाँ तो सिविलियंस को कत्ले आम हो रहा है, पोलियो फैल गया। अच्छा यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स एक मैं कल किसी बात करूँगा, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो डरे हुए हैं क्योंकि वो पोलियो के कतरे नहीं पीते। ये जैसे हमारे यहाँ एक इशू पड़ जाता है ना कुछ अर्से के बाद कि पोलियो के कतरे पिलाना मसला हो जाता है, वो उधर ऑर्थोडॉक्स ज्यूज भी नहीं पीते। वो भी कहते हैं कि ये इसमें जो है ना पोलियो के कतरों में गड़बड़ है। अब वहाँ जनाब वो एक ये भी रौला पड़ा हुआ है कि उधर, अच्छा उधर तो फ़लस्तीनियों को तो छोड़ देना, पोलियो था जो उनके तो बच्चों क्या पता नहीं कितने और हुआ, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से कतरे वगैरह पिलाए जाके लोगों ने। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि 25 साल के बाद वहाँ पोलियो निकला। इशू ये है कि इसको अब यहाँ रोकना बहुत ज़रूरी है। और इस हफ्ते जो है वो चूँकि ये मास होस्टन तो वैसे लेबनान के साथ बॉर्डर जो एस्केलेशन हो रही है उसको डीएस्केलेट करने पहुँचे हैं, लेकिन ये है कि ये एक तो ये बात इनका तो हम नाम ले सकते हैं क्योंकि ये इन्होंने बात की है जो मैंने पहले भी जिक्र किया, ये जो बेस्किन है। और ये बेस्किन जो है ये पीस के लिए ये जो है ना ये इसराइल और हमास के दरमियान ये राब्ता करते रहे, जब यानी 2000 बड़ी मुश्किलों के साथ इन्होंने जो है मामलात को आगे बढ़ाए। 2011 में आगे भी ये 7 अक्टूबर तक यही राब्ताकार थे। इन्होंने कहा है कि बात हो गई, हमास मान गई, इधर इसराइल को करें। हमास तो तैयार है, पहले उनका तो वो इश्यूज है ना कि वो नाम और फिलाडेल्फी कॉरिडोर, तो इजिप्ट भी खड़ा है सारी। तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं एक तो ये कि ये इस हफ्ते जो है कमिंग वीक में ये जो हफ्ता चल रहा है ये इससे पहले वरना यूनाइटेड नेशंस का जो इजलास शुरू हो रहा है ना वहाँ पर फिर गज़ा के अलावा कुछ बात होगी नहीं। तो उससे पहले मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को स्टेप इन करके और ये सीज़ फायर प्लान जो उनका है उसको इंडोर्स करवाना चाहिए। और ख़ास तौर पे अब इस बात को भी एक हफ्ते से ऊपर हो गया जब CIA चीफ और MI6 के चीफ ने बात की थी सीज़ फायर। तो ये मेरा ख्याल है इसको प्रायोरिटी के ऊपर ये सीज़ फायर को करवाएं ताकि, और हो रही है इसको, अब जो भी कुछ होगा वो फाइनल होगा। अब जो भी कुछ होगा वो फाइनल होगा क्योंकि
अब तो ये बहुत दफ़ा हो गया ना मजाक के, इस हफ्ते होना है, आगे होना है, पीछे होना है, जंगबंदी मोड़, कोई उधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अब इस पर जो है तेज़ी के साथ, और आज फिर खबर आ रही है कि वो जो 3 जो हॉस्टेजेस मारे गए थे वो इसराइल ने खुद मार दी थी गलती से हमास के कब्जे में। तो वो मतलब है कि वो सारा गुफअप हुआ हुआ पूरी दुनिया जो है इसमें, और उसमें अब फ्यूचर में हुती से निपटेंगे आप। अब उधर जंगबंदी कर हुती देखे ना, मतलब है कि अब ये एक जंग के नतीजे में पूरा तितर बितर हो जाता है सारा। अब उधर पीस कैसे होगा, मतलब यूक्रेन रशिया की वॉर कैसे रुकेगी, ये कैसे जाहिरियत बंद होगी, तो ये बस अब देखें किस तरफ जाते हैं मामला। बहरहाल मुश्किल दुनिया है, मुश्किल हालात हैं, और हम, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अवाम जो इस वक्त बात चाह रहे हैं, अवाम परेशान है बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से। उनके पास ये खबरें जब रोज़ आती हैं और आप देखें सोशल अनरेस्ट कितना फैल रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे अकाबरीन सारे बैठ के और पार्लियामेंट में कोई ऐसी कानून साजी करें, वो कहें कि कल हम सारे IPBs के माहदे असेंबली में पेश करेंगे जी। वो एक करारदाद ऐसी लिए हैं कि IPBs के सारे माहदे और उनके तहत कितना पैसा गया है मुल्क से बाहर 1994 से, किस किसने साइन किए हैं, वो हम पेश करेंगे कौमी असेंबली में। ऐसे वाह वाह सुभान अल्लाह हो, पूरा मुल्क इनको दुआएं देगा, ऐसा काम करें जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उसमें रस्लिम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब।